4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं अदिति। नमस्कार। ढाका आतंकी हमले और हैदराबाद में पकड़े गए आईएसआईएस मॉड्यूल्स का मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के साथ कनेक्शन सामने आया है। ढाका में 20 लोगों की जान लेने वाला आतंकी रोहन इम्तियाज इस्लाम का प्रचार करने वाले जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित था। उसके फेसबुक पोस्ट पर जाकिर नाइक के भाषण का हवाला दिया गया है। साथ ही इस्लामिक स्टेट हैदराबाद मॉड्यूल के आतंकी ने भी खुद को जाकिर नाइक से प्रभावित बताया है। आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया वो सही बात है कि कंसर्न है, लेकिन इसके लिए मैं क्या कार्रवाई कब होगा ये कह नहीं सकता। किसी को भी ऐसी तकरीर करने का हक नहीं है जो आतंक की तरफ किसी को बढ़ा दे। ये जो जाकिर नाइक है बहुत भड़काऊ भाषण दे रहा है बहुत सालों से, और ये कहता है कि हर मुस्लिम जहां भी हो दुनिया में उसको टेररिस्ट होना चाहिए शरिया लॉ को लगाने के लिए। इस्लामिक फाउंडेशन और रिसर्च ने विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि जाकिर नाइक की बातों का गलत मतलब निकाला गया है। इसी तरह एक मुस्लिम को भी टेररिस्ट होना चाहिए, जो गलत काम करते हैं लोगों को वो उनसे डर जाए मुसलमानों से, ये कहा गया। उसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेकर किसी ने शरारत करने की खातिर डॉक्टर जाकिर नाइक के इमेज को ख़राब करने की खातिर सिर्फ उतने टुकड़े को निकाल लिया तकरीर में से और कहा कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना, जबकि ऐसा नहीं कहा। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है। मुंबई का रहने वाला जाकिर नाइक मुस्लिम लेखक और वक्ता है। जाकिर पर दूसरे धर्मों की निंदा कर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप लगता रहा है। अपने भाषणों में जाकिर ने कहा था कि वो ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानता। जाकिर नाइक पीस टीवी के नाम से चैनल भी चलाता है। नाइक भारत से बाहर है और वो भारत लौटकर 12 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई पेश करेंगे। मोदी कैबिनेट में कल हुए फेरबदल के बाद आज ज्यादातर मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। अर्जुन राम मेघवाल और संतोष गंगवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चार्ज दिया, जिसके बाद उन्होंने जल्द जीएसटी पास होने की उम्मीद जताई। अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर हम चल रहे हैं और उसके हिसाब से एक अच्छी दिशा हम लेकर आगे बढ़े। मानसून सत्र में इस बिल पास करने में सरकार को सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने भी कामकाज संभाल लिया। विद्वान राज्य मंत्री हैं, योग्य अधिवक्ता भी हैं। हम दोनों मिलकर कानून की प्रक्रिया को और तेज करेंगे ताकि न्याय त्वरित हो। नए खेल मंत्री के तौर पर विजय गोयल और असम के नौगांव से बीजेपी सांसद राजेंद्र गोहेन ने भी रेल राज्य मंत्री के तौर पर काम संभाला। मोदी जी के आज से मंत्र थोड़ी ले रहा हूँ मैं, पहले से मंत्र ले रहा हूँ। एक मंत्र है उनका मेहनत का, दूसरा मंत्र है विजन का, तीसरा मंत्र है सबको साथ लेके चलने का, चौथा मंत्र है शांति से काम करते रहो। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट को कितना जल्दी हम लोग खत्म कर सकते हैं उसका ऊपर जरूर मैं ध्यान दूंगा। विदेश राज्य मंत्री के तौर पर एमजे अकबर और पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अनिल माधव दवे ने भी पदभार संभाला। 19 नए मंत्री बनाने और 5 की छुट्टी करने के साथ मोदी कैबिनेट 64 से 78 की हो गई। मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल के तौर पर 15 मंत्रालयों के मंत्री बदले गए। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा था कि जश्न मनाने के लिए कुछ ही घंटे हैं और उसके बाद काम के लिए तैयार रहें। स्मृति ईरानी ने भी आज टेक्सटाइल मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया। स्मृति ईरानी ने कहा, नई जिम्मेदारी के साथ पीएम मोदी के सपने को पूरा करूंगी। मंत्रालय बदलने के सवाल पर एक गाने की लाइन पढ़कर जवाब दिया। आज मुझसे तथाकथित इतने सवालों पर जवाब मांगे जा रहे हैं तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं आभारी हूँ कि जिस रोड मैप को उन्होंने राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया, उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। नए मानव संसाधन विकास मंत्री बने प्रकाश जावड़ेकर ने भी आज स्मृति से मुलाकात की। जावड़ेकर ने कहा, उन्होंने बेहतर काम करने के लिए स्मृति से सलाह भी ली है। उन्होंने बहुत कुछ अच्छी पहल की है, उसको आगे ले चलेंगे और उसके बाद हम
तैयारी करेंगे हमारी। स्मृति ईरानी ने जल्द नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के लिए 6,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इस दौरान करीब 10 करोड़ लोगों को नौकरियां भी दी जाएंगी। इससे पहले स्मृति ने ट्वीट भी किया, लिखा, पिछले 2 साल में एचआरडी मंत्रालय ने कई जरूरी कदम उठाए। अब टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। वाटर मीटर घोटाले में एसीबी ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। शीला दीक्षित को एसीबी ने 2 नोटिस भेजे हैं। पहली नोटिस में उन्हें पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है। दूसरे में पूछा गया है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक पूछताछ का समय और जगह बताएं। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का डिस्कशन है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करें, किसको बुलाएं, किसको नहीं बुलाएं, किससे पूछताछ करें। एएपी ने मोदी सरकार पर शीला दीक्षित को बचाने का आरोप लगाया। शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी जी की चाची हैं क्या? ये अपनी चाची को किसी घर के उत्सव के लिए निमंत्रण कार्ड भेजा जा रहा है क्या? ACB himself is under cloud. The LG is under cloud. Who is guilty? So we can walk that extra mile to prove our point that Sheila ji is innocent. वाटर मीटर घोटाला पहली बार केजरीवाल की 49 दिनों की सरकार के वक्त सामने आया था। एपी सरकार ने 2014 में शीला दीक्षित के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर अब नोटिस भेजा गया। आरोप है कि 2011 में पानी के 2.5 लाख मीटर खरीदने में गड़बड़ी हुई, जिससे 48 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में भी शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अमृतसर में आम आदमी पार्टी नेता आशीष खेतान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। शनिवार को आशीष खेतान ने पंजाब चुनाव के लिए जारी एएपी के घोषणा पत्र की तुलना सिखों के धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब से की थी। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नैल सिंह की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। देखते हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, जल्दी ही समन किया जाएगा। एक जिम्मेवाराना पार्टी होते हुए ये गैर जिम्मेवाराना बयान देंगे, भड़काने का प्रयास करेंगे या तुलना करने की बात करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही मूर्खता का विषय है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी एजेंसियां विदेशों में रह रहे लोगों के जरिए एएपी को करोड़ों रुपए भेज रही है और पंजाब में माहौल खराब करने की साजिश में है। पाकिस्तान जैसे देश बैठे हैं जो बांटना चाहते हैं हमारे देश को, उनके जो बाहर अमेरिका कनाडा उनके जो लोग बैठे हैं उन्होंने किसी तरीके से इनको करोड़ों रुपया बचाया है, दिया है ये काम करने के लिए पंजाब में। घोषणा पत्र के कवर पेज पर एएपी के चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ गोल्डन टेम्पल की तस्वीर भी लगी थी। ट्विटर पर #केजरी इंसल्ट्स गोल्डन टेम्पल के साथ लोगों ने कई ट्वीट किए, एएपी पर निशाना साधा। घोषणा पत्र पर विवाद होने के बाद मंगलवार को आशीष खेतान ने माफी भी मांगी थी। आशीष खेतान ने कहा कि उनका इरादा समाज के किसी भी वर्ग को आहत करने का नहीं था। इससे पहले आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव पर भी पंजाब के संगरूर में 24 जून को धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी कर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने आईटीयू से दिल्ली सचिवालय तक मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। इसके बावजूद जब बीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस बल यहाँ पर लगा हुआ है और पुलिस इन्हें आगे जाने नहीं दे रही है। फिलहाल वाटर कैनन के जरिए इन्हें रोकने का प्रयास जो है ये किया जा रहा है। सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में सीएम से लेकर हर नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग थी। सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार करने वाले एमएलए हैं, भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री हैं और स्वयं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल फरवरी में राजेंद्र कुमार को प्रधान सचिव बनाया था। आरोप है कि राजेंद्र ने निजी कंपनी को गैर कानूनी ढंग से सरकारी ठेके दिलवाए, करीब 50 करोड़ का घोटाला किया। आरोपों के बाद सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का केस दर्ज किया था। सीएम दफ्तर में तैनात उप सचिव तरुण शर्मा, संदीप कुमार, दिनेश गुप्ता और अशोक कुमार भी आरोपों के घेरे में हैं। कोर्ट ने राजेंद्र कुमार समेत सभी 5 आरोपियों को मंगलवार को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले को देखते हुए भारत सरकार बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में दावा किया गया था कि आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश में कुछ और हमले अंजाम दे सकता है। इस पर भारत सरकार सतर्क हो गई है और एक एडवाइजरी जारी करने की तैयारी में है। इसके मुताबिक बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर न जाने की सलाह दी जा सकती है। भारतीयों को सुनसान और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा जा सकता है। घरेलू नौकरों की जानकारी पुलिस को देने को कहा जा सकता है। किसी वाहन से सवारी करते वक्त अपने आसपास ध्यान रखने की नसीहत दी जा सकती है। इस एडवाइजरी में सभी भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि वो बांग्लादेश में सुनसान जगहों पर जाने से बचें और कभी भी खतरे की स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। खुफिया एजेंसियों के माने तो आने वाले दिनों में ढाका जैसे और आतंकी हमले होने की बांग्लादेश में लगातार आशंका जताई जा रही है। 1 जुलाई को ढाका में आर्टिसन बेकर रेस्टोरेंट में हुए आतंकी हमले में 20 विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। करीब 11 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 6 आतंकियों को मार गिराया गया, 1 को जिंदा पकड़ा गया। पुलिस ने रेस्टोरेंट से 13 लोगों को सुरक्षित बचाया। मारे गए ज्यादातर लोग इटली और जापान के नागरिक थे। ढाका में हुए हमले में आतंकियों ने 19 साल की भारतीय लड़की तारिशी जैन की भी हत्या कर दी। राजस्थान के कोटा में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला थम नहीं रहा। अब निखिल नयन नाम के एक छात्र ने खुदकुशी कर दी। निखिल नयन एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट का छात्र था। मंगलवार को उसका शव हॉस्टल के बाथरूम में शावर से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक निखिल ने 2 दिन पहले ही अपनी जान दे दी। कमरे से बदबू आने पर छात्रों ने पुलिस को जानकारी दी। जब 2 दिन बाद निखिल का कमरा नहीं खुला और कमरे से बदबू आई, जिसके बाद में कमरे को खुलवाया गया। बिहार के भागलपुर से आकर के कोटा में कोचिंग कर रहा था। परिजनों को सूचना दे दी गई है और निखिल का शव पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। फिलहाल अब तक किसी तरह का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में कोटा में 24 छात्रों ने सुसाइड किया। इसके अलावा 2014 में 11 और 2013 में 13 छात्रों ने अपनी जान दी। इनमें से 53.2% छात्रों ने एग्जाम में फेल होने की वजह से सुसाइड किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हर महीने कम से कम 1 कोचिंग छात्र ने कोटा में सुसाइड किया। निखिल नयन बिहार के भागलपुर का रहने वाला था और 17 जून को ही मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा आया था। सिंगर मीका सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन पर एक मॉडल ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। 32 साल की एक मॉडल की शिकायत पर मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में मीका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि जब मॉडल मीका के घर पर अपनी बकाया रकम मांगने गई तो मीका ने इसके साथ बदसलूकी की, उसके कपड़े फाड़ डाले और हाथापाई भी की। मॉडल की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। लेडीज ने कंप्लेंट कर दिया है। उनका ऐसा कहने का मतलब था कि वो पैसा मांगने के लिए उनके घर पे गई तो उसने उनके साथ बदतमीजी कर दी, उनके बाल वगैरह पकड़ के उसके साथ बदतमीजी कर दी। इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। केस दर्ज हो चुका है और हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। मैं समझती हूँ कि जो प्रशासन है उसको उनके ऊपर सख्त रवैया अपनाना चाहिए और जो भी सजा बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब मीका सिंह किसी विवाद में घिरे हों। 2006 में राखी सावंत को किस करने की वजह से मीका सिंह विवादों में रहे। राखी ने आरोप लगाया कि मीका ने उन्हें जबरदस्ती किस किया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अप्रैल 2015 में मीका ने दिल्ली में एक कॉन्सर्ट के दौरान एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मीका को गिरफ्तार किया। तुरंत जमानत भी मिल गई। मीका ने आरोपों को झूठा बताते हुए मॉडल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। मीका का आरोप है कि मॉडल ने उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे और न देने पर करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी।